हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एसके जैन क्लासेस में। मेरा नाम है सतलदेव कुमार और मैं अभी चला रहा हूँ क्लास 12th की फिजिक्स की। और ये चल रही है कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो आपने देखा था कि क्लास 12th स्टैंडर्ड में जो आपकी सिलेबस में है, खासकर 12th क्लासेस के अंदर सीबीएसई के अंदर, वो कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडी के अंदर नहीं है। तो ये कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडी आपको एंट्रेंस एग्जाम में काम आएंगे चाहिए और नेट की प्रिपरेशन करते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडी की वजह से जो हमने इलेक्ट्रिक पिछले वीडियो में मैंने आर्क की बेसिस आर्क नहीं सेमी सर्कुलर इनफाइनाइट रोड इनफाइनाइट की वजह से हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या है कि मैथमेटिक्स की जो लेवल्स हैं थोड़ा सा इनको ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कंप्लीट इंटीग्रेशन से यूज़ करते हैं। ठीक है। और जो है ना, आज हमें एक कुछ टर्म्स और रह गए जिसमें आर्क की वजह से आएंगे और क्वार्टर की वजह से आएंगे। तो उसकी वजह से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। बस आपका एक काम करना है कि सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना मत भूलना। ठीक है। तो अभी हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क की वजह से। चलो, हमने एक आर्क बना रहे हैं। इस आर्क की टोटल लेंथ हमने ले लिया एल। इस पे प्लस क्यू चार्ज पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी जो लेंथ है जो हमने एल ले लिया प्लस टोटल क्यू चार्ज है। तो इसकी जो लेमडा की वैल्यू होगा वो क्यू बाई एल इंजीनियर चार्ज डेंसिटी। तो क्या हमने कई छोटे छोटे टर्म्स के बारे में बताया था, लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है। तो हमें इसमें लेंथ क्या है, इससे लाइन के ऊपर जाते हैं, नॉट एरिया। अगर एरिया की जब आते हैं तो वहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। लेकिन अगर पूरी वॉल्यूम स्पेस में थ्री डायमेंशन में चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बात करते हैं। तो यहाँ आर क्या है, लेंथ। ओके। और इसकी सेंटर्स हमने यहाँ कहीं डिफाइन कर दिया। ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो चलो इसको थोड़ा बढ़ा दो। ये पॉइंट हमारा ओ है, इसकी रेडियस आर है और इसकी जो पूरा एंगल हमने ले लिया वो अल्फा है। ठीक है। इसको पीछे पीछे काट दिया। ये एंगल हमारा अल्फा बाई 2 और ये एंगल अल्फा बाई 2। ठीक है। आधा अल्फा कर दिया। हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ से अगर हमें एक पॉइंट चार्ज मानना पड़ेगा और पॉइंट चार्ज मानना है तो आपको एक छोटा सा एलिमेंट करनी पड़ेगी। इसको हमने चलो यहाँ पे इसकी जो एंगल है थीटा बना, रेडियस आर, और ये जो एंगल कट गया है इसको हमने डी थीटा लिया और इसकी जो लेंथ है हमने डी एल ले लिया। ओके। तो ये डी थीटा डी क्यू है डी एल, और इस डी एल लेंथ में जो आपकी चार्ज होगी वो आपका क्या बन जाएगा, डी क्यू। तो जरा इस सबको कैलकुलेट करते हैं। इसमें कुछ जरूरत पड़ेगा टर्म, कुछ छोटे टर्म की। तो अब जरा देखो, इस चार्ज की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे इस डायरेक्शन में है, चलो इसको हमने थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ। तो ये जो हमने चार्ज कट करेंगे यहाँ पे, इस चार्ज की वजह से फील्ड इस सेंटर पॉइंट पे इस डायरेक्शन में आएंगे। ओके। इसको हमने वर्टिकल लाइन बढ़ा दिया। तो ये एंगल हमने थीटा माना था, इसी के साथ ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डी ले लिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट ब्रेक कर दिया। तो जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसके साथ हमेशा cos थीटा होता है और अदर एक्सिस के साथ आपका d sin थीटा होता है। क्योंकि ये कंपोनेंट ब्रेक करना हम वेक्टर्स में सीखते हैं जो क्लास 11th की फिजिक्स में आते हैं। ओके। अब है क्या कि देखो, हमने जैसे यहाँ पे इस एलिमेंट कट किया था तो आप क्या करोगे, छोटे छोटे एलिमेंट कट करोगे, फिर सबको ऐड करते चले जाओगे तो पूरी की पूरी क्या बन जाएगा, आर कर देंगे। लेकिन जैसे आप इसको कटिंग करते करते सेम एंगल पे जब यहाँ पहुंचोगे तो इसकी वजह से आपकी फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। सेम एंगल ए थीटा तो ए भी थीटा बन जाएगा। ठीक है। जैसे अगर इसके बीच में अगर हमने छोटा एलिमेंट काटा तो नॉर्मल के साथ यानी जो रेडियस है वर्टिकल लाइंस, इसकी वजह से एंगल थीटा है तो ए भी थीटा हो जाएगा। फिर इस फील्ड की कंपोनेंट डी cos थीटा, फिर डी sin थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो आपका सिर्फ नेट फील्ड जो बचेगा डी cos थीटा। ठीक है। तो ये जो डी है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इफेक्टिव होगा आपका वो डी cos थीटा डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। अब यहाँ से डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा कि डी फील्ड किसकी वजह से होगा, डी क्यू, क्योंकि छोटा सा लेंथ छोटा सा चार्ज। ओके। तो डी क्यू बाई डिस्टेंस यहाँ से पॉइंट से आर है, रेडियस ऑफ आर्क, स्क्वायर इनटू cos थीटा। अब जरा इसमें वेरिएबल देखो, थीटा भी है, जैसे जैसे ये वैल्यू ऐसे ही बढ़ेगा तो आपकी थीटा बदलती जाएगी, प्लस चार्ज भी बढ़ता चला जाएगा।
तो दो दो वेरिएबल के साथ हम इंटरगेट नहीं करेंगे, तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं छोटा सा जो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। टोटल चार्ज एल लेंथ है, अगर इसकी पूरी लेंथ आर की एल है तो उसमें क्यू चार्ज है, वन में क्या हो जाएगा क्यू बाई एल, क्यू बाई एल। तो हमारे पास लेंथ कितना है डी है, तो डी एल में हो जाएगा क्यू बाई एल इंटू डी एल, और क्यू बाई एल को बच्चों बोलते हैं लेमडा, जिसको मीडियम चार्ज डेंसिटी, ये हो जाएगा लेमडा इंटू डी एल, यानी इतनी आ जाएगी डी एल में लेमडा इंटू डी एल, इतना चार्ज आ जाएगा। ओके, अब जरा देखो ये जो छोटा सा पोर्शन हमने आर्क कटिंग है, ये जो आ रहा है जिसकी लेंथ हमने डी एल लिया, ये आपका क्या है डी थीटा है, और ये रेडियस है। तो छोटा सा आर्क बराबर क्या होता है थीटा बाई एल बाई आर होता है, बस इसमें डी थीटा है, रेडियस स्मॉल है तो डी एल लगा दो। ओके, फिर हम इसको डी थीटा की वैल्यू चाहे तो लिख सकते हैं डी एल बाई आर हो गया, तो ये डी एल की वैल्यू होगा आर डी थीटा। ठीक है, तो देख लो नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, चलो इसको हमने मिटा दिया, यहाँ ले लो थीटा बराबर एल होता है तो डी थीटा बराबर डी एल बाई आर। ओके, क्योंकि दोनों क्या है, अगर लेंथ डी एल काफ़ी स्मॉल है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है एंगल बच्चों काफ़ी स्मॉल बन रही है, क्योंकि डी थीटा डिफरेंशियल होता है, इसका मतलब ही होता है काफ़ी स्मॉल, छोटा क्वांटिटी होता है। हमने यहाँ से डी एल की वैल्यू निकाला तो आर टी थीटा। ओके, अब इस आर टी थीटा की हमें इसमें पुट कर देना है, ये यहाँ पे जो डी एल लेंथ हमने चार्ज निकाला था लेमडा इंटू डी एल, तो डी एल की वैल्यू लेमडा इंटू डी एल इंटू आर इंटू टी थीटा। अब ये जो वैल्यू आया बच्चों ये डी क्यू की आई है, क्योंकि डी एल में जितना ही चार्ज है क्या है डी क्यू की वैल्यू, तो अब हमारा डी क्यू हो जाएगा लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा। क्लियर है, हमने डी क्यू की वैल्यू निकालनी, अब यहाँ से इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है कि डी क्यू की वैल्यू है लेमडा आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब देखो एक आर से आर कैंसिल हो जाए, जो भी कांस्टेंट है बाहर कर दो, ये लेमडा आर बाहर हो गया इंटीग्रेशन से, ये बच गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अब से हमें लिमिट लगानी है। लिमिट क्या लगानी है कि आप अगर ये वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन से एंगल यहाँ तक जा रहे हो, ये जैसे देखो क्लॉकवाइज में जाते हैं तो एंगल नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एंगल ऐसी डायरेक्शन में जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि राइट टू लेफ्ट तो पॉजिटिव मानते हैं। तो अगर यहाँ से क्लॉकवाइज जाते तो माइनस अल्फा बाई टू, और यहाँ से इस तो प्लस अल्फा बाई टू। तो अब जो हमारा लिमिट डिफाइन होगा ये लेमडा बाई आर इंटीग्रेशन माइनस अल्फा बाई टू से अल्फा बाई टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब बच्चों इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन कर देना है, तो ई की जो वैल्यू आया कि लेमडा बाई आर, ओके, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और ये माइनस अल्फा बाई टू से अल्फा प्लस अल्फा बाई टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी के लेमडा बाई आर हो जाएगा, और साइन अल्फा बाई टू माइनस साइन माइनस अल्फा बाई टू, ये निकल गया, तो ई बराबर हो गया के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई टू प्लस ई माइनस बाहर निकल जाएगा साइन अल्फा बाई टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया बच्चों के लेमडा बाई आर टू साइन अल्फा, ओके, बाई टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया के लेमडा टू के लेमडा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई टू, या इसको अगर ई की वैल्यू अगर आप टू लेमडा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा बाई टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, या टू को टू से काट भी सकते हैं। तो ये हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको जनरल केस बोलते हैं, ये जो रिजल्ट आया बच्चों इसको जनरल केस बोलते हैं। अल्फा की वैल्यू और पूछ लिया कि 30 डिग्री 60 डिग्री पे 45 डिग्री बना रही है, तो वैल्यू आप पुट करते चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा कैलकुलेट होते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं कंटिन्यूअस ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी की वजह से जो पर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है।
ठीक है सेंटर पे। तो आधा क्लियर हो गया। अब जरा सा क्वार्टर में देखते हैं बच्चों किस तरह से कैलकुलेट करता है, तो इसको आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो अब हम जो देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट क्वार्टर की वजह से क्वाड्रेंट को, जैसे आप किसी सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है 4 पार्ट, तो ये हर एक पार्ट को क्वार्ट बोलते हैं, ये क्वार्ट, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा ऐसा 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब इसमें जो है ना इलेक्ट्रिक चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर है, ये बीच में एंगल 90 डिग्री बन जाते हैं, ठीक है। काम वही करना है हर केसेस में, कंटिन्यूअस है। आप क्या करोगे, यहाँ से जाके थीटा एंगल पे एक छोटा सा आर डी थीटा का कट कर दो, इसकी लेंथ आपका डीएल हो जाएगा, ठीक है। इस क्वाड्रेंट का पूरा क्वाड्रेंट का लेंथ जो है ना आपने एल ले लो, ठीक, ओके। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से, ठीक है ना, इस जो डी की डीएल के अंदर जो चार्ज होगा वो डी क्यू, अब इसकी वजह से जो फील्ड होगी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये एंगल है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, थीटा, इसकी वजह से फिर डी हो जाएगा। इसकी कंपोनेंट तोड़ते हैं तो डी कॉस थीटा मिलेगा, और इसकी कंपोनेंट तोड़ते हैं तो डी साइन थीटा, क्लियर है, डी साइन थीटा। अब इस बार क्या फर्क है बच्चों, इस बार जो है ना एक भी कंपोनेंट कैंसिलेशन नहीं होगा, ध्यान रखने वाली ये भी इंपॉर्टेंस है कि क्वार्ट में क्या होता है, जैसे जैसे कट करते चले जाओगे यहाँ पे तो सीधे हो जाएगा, लेकिन यहाँ से इस पार्ट है नहीं, तो ये दोनों कंपोनेंट इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस लेते हैं, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग, इसको अगर हमने एक्स एक्सिस ले लिया, चलो एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, तो ईच की जो वैल्यू होगा वो डी कॉस थीटा होगा, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डी की वैल्यू ए इंटू डी क्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रेडियस का डिस्टेंस आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो है हमारा बच्चों रेडियस है, ठीक है, ओके। सेम काम डी क्यू की वैल्यू हम निकालना है, ठीक है। डी क्यू कितना है, तो एल में आपका यहाँ पे देखो एल लेंथ में आपका क्यू चार्ज था, वन में क्यू बाई कितना हो गया एल, तो डी एल लेंथ में कितना होगा क्यू बाई एल इंटू टी एल, ओके। और डी एल की वैल्यू जस्ट बताया था, जो डी एल बराबर होता है वो आर इंटू टी थीटा होता है, ओके। इसकी वैल्यू रख दो, तो डी एल में क्यू बाई एल लैम्डा हो जाएगा, क्यू बाई एल इंटू आर इंटू क्या बन जाएगा टी थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम कैलकुलेट करेंगे कि डी, ये प्रोसेस तब तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें कैलकुलेट करनी है डी क्यू की वैल्यू, क्या आ जाएगा लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखो ये चीज़ इसलिए लाना पड़ता है कि आपकी चार्ज वेरिएबल है थीटा भी, तो दो वेरिएबल की इंटरफेस हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब एक आर से आर चाहो आप कैंसिल कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ए लेमडा कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई कितना आ गया आर। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है बच्चों, लिमिट वही केसेस हो जाएगा आपका, ये हो गया 0 से 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री, तो 0 से कितना आगे 90 डिग्री, ओके। 0 से 90 डिग्री में ले गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगी एक्स के लॉन्ग, इसको मैं ई एक्स कर देता हूँ क्योंकि हम एक्स के लॉन्ग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ई एक्स बराबर होगा 0 to 90 डिग्री, ये लैम्डा बाहर हो जाएगा, नीचे आर भी बाहर हो जाएगा, एक कॉस थीटा बचेगा इंटू डी थीटा बचा, तो ई एक्स की वैल्यू होगा के लैम्डा अपॉन आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों साइन थीटा 0 to 90 डिग्री, इंटीग्रेशन बेसिक मैथमेटिक्स आना बहुत जरूरी है बच्चों, अगर आपको फिजिक्स समझना है तो साइन हो गया कॉस का साइन, तो
ये हो जाएगा साइन अपर लिमिट साइन 90 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 0 हो जाती है, साइन 90 आपका 1 हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा के लेमडा अपॉन आर, ये 1 माइनस 0, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया बच्चों के लेमडा बाई आर, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। ओके, इसको याद रखिए। अब हमें कैलकुलेट करना है बच्चों वाई का, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव वाई है, चलो तो इसी को पॉजिटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ तक क्लियर है, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सेम प्रोसीजर हमें लगाना है वाई वाले, इस सबको रहने दो, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड along y एक्सिस। तो जब हम y एक्सिस के along इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो जो इफेक्टिवली E होगा ये बच्चों आ जाएगा t sin थीटा, फिर वही कहानी रिपीट कर दो, d की वैल्यू k dq बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, फिर dq की वैल्यू आप पुट कर दो, k dq की वैल्यू हमने निकाला r लैम्डा r इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, अभी आर से आर कैंसिल हो जाएगा, फिर इस कांस्टेंट को लेमडा के बाई आर बाहर, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू टी थीटा, फिर इसका भी कहाँ से 0 से 90 डिग्री में जाना है, 0 टू 90 डिग्री पुट कर दो। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकल के आ गया बच्चों, साइन का होता है इंटीग्रेशन माइनस के लेमडा बाई आर स्क्वायर, आर नॉट आर स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 0 टू 90। ओके, तो ये आ जाएगा माइनस के लेमडा बाई आर, माइनस आर हो गया कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। ओके, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी वाई के लॉन्ग लिखते हैं, वाई के लॉन्ग वाई तो ये माइनस के लेमडा बाई आर कॉस 90 की वैल्यू 0 माइनस 1, और ये माइनस बच्चों कर देगा प्लस, तो ये आ जाएगा के लेमडा बाई आर, यानी रिजल्ट आपका क्या सेम है, जितना एक्स के लॉन्ग उतना वाई के लॉन्ग। ओके, तो जो नेट फील्ड होगा हमारे पास वेक्टर के फॉर्म में, तो ई एक्स वेक्टर प्लस ई वाई हो जाएगा। ओके, तो जब आपको अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, ई एक्स के स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस 2ex ey cos थीटा, लेकिन बच्चों ex और ey के बीच में रहा, देखो यहाँ कितना एंगल बन रही है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बन रहा है, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू तो 0 हो गया पूरा, तो यहाँ से ई नेट की वैल्यू हमें मिल जाएगा, ex की वैल्यू है आपका k लेमडा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस k लेमडा बाई आर का होल स्क्वायर। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बच्चों, यहाँ ले देता हूँ, जो नेट वैल्यू की मैग्नीट्यूड साइज है a लैम्डा बाई आर रूट। तो क्वार्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है, ठीक है, काफी सिंपल है, बट जब आपके एग्जाम्स में आएंगे तो इस तरह की डेरिवेशन नहीं करना होता है, बस आप ये चीज जान रहे हो कि कोई भी चीज फॉर्मूला जो है बन कैसे रहे फिजिक्स के अंदर, तो ये रिजल्ट को याद रखनी है, और आप मैकेनिज्म अगर जानते हो तो और बेहतर अच्छी बात है, ठीक है ना। ओके, तो अब हम देखेंगे एक्सिस की वजह से, सर्कुलर रिंग की वजह से जो है ना इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस पे कैलकुलेट करते हैं, इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो हमने देख लिया क्वार्ट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट द सेंटर, काफी इंपॉर्टेंस है बच्चों, अगर आप किसी कंपैरेटिव एग्जाम जेईई नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी क्वेश्चंस के लेवल टिपिकल होते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग कर दो, इट्स ऑन एक्सिस, इसकी अपनी एक्सिस पे निकालना है, चलो हमने ले लिया एक सर्कुलर रिंग, इस रिंग की वजह से पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों। ओके, इस
इलेक्ट्रिक फील्ड ये सर्कुलर रिंग है। इस रिंग की वजह से हमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं। इसकी जो रिंग की रेडियस है वो आपका ए है। इसकी एक्सिस हमने ए पॉइंट मान लिया। जरा देख लो ये एक्सिस दिख रहा है या नहीं। यस दिख रहा है। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। चलो यहाँ पे पी पॉइंट, ये हमारा ओ है, इसकी रेडियस हमारे पास ए है। तो इस सेंटर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अगर मान लो ये पूरा रिंग की जो चार्ज है अगर उस सेंटर पे होता तो सेंटर पे पॉइंट चार्ज बन जाता, और ये डिस्टेंस हमने आर ले लिया, आर डिस्टेंस पे निकालने, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप तो जानते ही हो भैया कि वाई आर स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन ये तो है नहीं ऐसा, पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए हम क्या करें, एक छोटा सा यहाँ पे एलिमेंट कट करें, ठीक है, छोटा सा एक एलिमेंट कट करें जिसमें है लेंथ डी एल है। ओके, अब इस डी एल से इस पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, और इस डी एल लेंथ में जो आपका चार्ज होगा वो डी क्यू चार्ज होगा। ओके, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका हमने लैम्डा मान ली, इसका मतलब क्यू वाई टोटल है। ओके, अब उसी तरफ कट करते चले, नीचे से भी एक छोटा सा पोर्शन डी एल लेंथ काट लिया, इसमें भी चार्ज क्या होगा, डी क्यू चार्ज होगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ये आपका डी ही आएगा, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये डी आएगा। लिखना भी चाहिए बच्चों। ओके, ज़्यादा थोड़ा सा बाहर हो गया तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, स्क्रीन में भी तो दिखनी चाहिए। ओके, अब और क्या करना है, आप इसको थोड़ा लाइन का आगे बढ़ा, ये एंगल थीटा बना रही है, ये एंगल आपका थीटा बना रहा है, ठीक है। तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ए थीटा, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको थीटा मिलेंगे। इसकी वजह से फील्ड ए हो जाएगा, इसकी वजह से फील्ड ए हो जाएगा। कंपोनेंट दो, इसका जो है ना इसके लॉन्ग आएगा डी कॉस थीटा, और ऊपर चला जाएगा डी साइन थीटा। फिर इसकी वजह से करोगे तो फिर ये डी कॉस थीटा, और इसकी वजह से करोगे तो डी साइन थीटा। अब देखो कि ऊपर वाला दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इक्वल मैग्नीट्यूड है अपोजिट डायरेक्शंस में। लेकिन अगर हम डी ई, चलो डी ई इफेक्टिव की बात करें तो डी क्या होगा, कॉस थीटा। बच्चों ध्यान रखना, नेट जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेंगे तो डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा लेंगे, दोनों का ऐड नहीं करना। इसका कारण क्या है आप जानो, हमने एक्चुअली काटना तो आपको एक ही जगह करेंगे, वही करते 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 चारों साइड घूमना है, एक ही वजह से इसको काटने की मैंने लिया था। तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या इसकी जो कंपोनेंट है ऊपर और नीचे, क्या ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है या सिर्फ एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या एक्सिस के अलोंग आ रही है या ऊपर भी आ रही है नीचे भी आ रही है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे कट किया चार्ज को, जैसे हमने इसको कट किया तो हमें पता चला कि अगर इस साइड वाले हैं तो इसका भी कंपोनेंट आ रही है ऊपर, और नीचे से कट किया, करते करते जब नीचे आएंगे तो नीचे भी वाले का कंपोनेंट ऊपर जा रही है, तो दोनों एक दूसरे की वेक्टर्स क्वांटिटी, इसमें क्या कर देगा कैंसिलेशन। तो हमें पता चल गया भैया इस लाइन से ना ऊपर फील्ड है ना इस लाइन से नीचे फील्ड है, यानी होल सर्कुलर रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो अलोंग द एक्सिस जा रही है, ठीक है। तो हमें तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन किसी एक पॉइंट की वजह से निकालनी है जो हमने कट किया, इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डी कॉस थीटा लेंगे, ना कि 2e डी कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों? ओके, अब हमें डी कॉस थीटा हमने निकाल लिया, फिर वही कहानी कि हमें डी की वैल्यू के जो डी क्यू कट किया उसकी वजह से पॉइंट चार्ज है, ये डिस्टेंस इसको हमने वाई मान लिया, ठीक है। तो ये भी वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। लेकिन बच्चों इस बार देखो, अगर आपके सामने एक रिंग है, हालांकि रिंग मेरे पास अवेलेबल है नहीं, इसको मैं देख बोल दूँ, अगर रिंग है नहीं है तरीका करो, अगर सामने एक रिंग है, अब इस यहाँ से एक रिंग की वजह से आप निकाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो रिंग पे जब घूमोगे चारों साइड तो एंगल आपका फिक्स हो जाएगा, एंगल ना इस बार बढ़ेगा नहीं घटेगा, यानी उसी एंगल पे रोटेट करेगा। तो थीटा यहाँ फिक्स हो गया, वेरिएबल नहीं है। वाई देखो, आप इस डिस्टेंस से रिंग के ऊपर से दिखा रहे हो तो कितना भी चारों साइड अगर घूमते हो तो आपका डिस्टेंस फिक्स रहेगा, वाई भी फिक्स हो गया। तो आपका वेरिएबल क्या है, डी क्यू, ठीक है। फिर से समझो बच्चों, अगर आपको पता करना है कि इसमें वेरिएबल क्या है, कि आपके सामने एक रिंग है, सर्कुलर रिंग है, उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, आपने इसके एक जगह कट किया है एक फिक्स डिस्टेंस पे, ठीक है ना। तो आप रिंग के ऊपर जब घूमोगे तो इस पॉइंट से डिस्टेंस आपका फिक्स रहेगा, उसको रोटेट करेगा लेकिन डिस्टेंस आपका फिक्स रहेगा।
जब आपका डिस्टेंस फिक्स है तो थीटा, सिंगल थीटा यानी थीटा भी फिक्स होगा और थीटा क्या करेगा, घूमेगा, लेकिन थीटा की वैल्यू फिक्स होगी तो आपका cos थीटा फिक्स हो गया। दूसरा ये डिस्टेंस फिक्स हो गया y, तो वेरिएबल क्या होगा बच्चों, dq वेरिएबल। तो अब हमें जो भी कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से निकाल देंगे, यानी k cos थीटा बाई वाई स्क्वायर इंटू डी। इस बार क्या है, सिर्फ dq वेरिएबल है। ओके, तो जरा देखते हैं हमें cos थीटा की वैल्यू कैसे कैसे निकालनी। अब जरा देखो इस ट्रायंगल में, ठीक है ना, अगर इस ट्रायंगल में देखते हैं बेस परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बच्चों होता है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिंपल है कि अगर हमने y इक्वल टू अंडर रूट ये हाइपोटेनस है तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ पे आप cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस आर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू आ गया, सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो e की वैल्यू होगा k, cos थीटा की वैल्यू है r अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू, सॉरी इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर नॉट स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं, cos थीटा y की वैल्यू हमने निकाला, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डी क्यू याद करो dx का इंटीग्रेशन से x लिखते हैं, तो यहाँ पे आपका dq का इंटीग्रेशन जो है ना टोटल चार्ज q हो जाएगा। ओके, हाँ, तो अब इसमें देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया k r q डिवाइडेड बाई यहाँ देखो ये बनेगा रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर है तो भाई रूट हट जाएगा। अब इसकी पावर सेम है, इसका हाफ है, बेस सेम है, इसकी वैल्यू वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों के क्यू आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट, यानी इसके अपनी एक्सिस पे अगर आपको फील्ड चाहिए तो आपको इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। के फिक्स है, चार्ज फिक्स रहेगा, ए फिक्स है, रेडियस रिंग भी फिक्स होगी, यानी जितना डिस्टेंस आप लेके जाते हो उतने डिस्टेंस पे क्या होगी, बदलते चले जाए। अब इसमें चाहो तो इसकी केसेस लगा सकते हो, ये आपकी जनरल फॉर्मूला हो गया। केस 1 में जब हम बात करते हैं बच्चों कि अगर रेडियस वेरी 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 डिस्टेंस हो गया x, अगर रेडियस, सॉरी नॉट रेडियस, ये जो लेंथ है आप सेंटर से रिंग की सेंटर से आप काफी दूर लार्ज डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो तो r अगर बहुत ज्यादा हो जाती है से, तो आप आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की अप्रॉक्स वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, क्योंकि बहुत बड़े वैल्यू में थोड़ा सा भी छोटा वैल्यू ऐड करो तो क्या फर्क पड़ेगा यार, वही रहेगा। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गया के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक, तो बन गया के क्यू आर अपन देखो इसे कैंसिल हो गया, आर का क्यू इससे भी कैंसिल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के क्यू 5r स्क्वायर। तो जस्ट एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, यानी r अगर काफी दूर लेके चले जाते हो, देखो ये जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट पॉइंट चार्ज की वजह से होती है कि अगर किसी पॉइंट पे q चार्ज है तो उसको फिक्स करती है, वहां से डिस्टेंस आ रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाती है, q/r स्क्वायर। तो जब आप काफी बहुत ज्यादा दूरी पे इस रिंग से अगर कर देते हो तो आपकी इस सर्कल किस तरह से बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की वजह से। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखते हैं कि हमारे अगर सेंटर पे अगर इस रिंग की वजह से, इस रिंग की वजह से हमें इसके सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो कैसे निकालेंगे। तो सेंटर पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जरा सा मैं इसको रख कर दूं, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरा देख लेते हैं। ओके, ये पॉइंट चार्ज की तरफ से लार्ज डिस्टेंस कर देते हैं। आपकी जो रिजल्ट है हमारे पास आया है एट सेंटर, तो जब हम सेंटर की बात करेंगे तो आपका ये आर की डिस्टेंस की वैल्यू आपका क्या रखना पड़ेगा, 0, क्योंकि क्लोज आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू आर
आर अपॉन ए स्क्वायर, तो नहीं ये तो आर की वैल्यू 0 कर देगा। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स, अगर हमने सेंटर पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो आर की वैल्यू 0 कर देगा ऊपर, ए क्यू इंटू 0 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो नेट फील्ड आपका सेंटर पे 0 बन जाएगा। ठीक है, तो सेंटर पे आपका 0 है, लेकिन जैसे डिस्टेंस बच्चों यहाँ से आप वेरी कराते हो रेडियस ए तक, ठीक है ना, क्योंकि सेंटर से हमें इतना पता चल गया कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक की वजह से क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ओके, तो अब चला इसकी रखिए ग्राफिकली डिजाइन करना, तो ग्राफ के लिए हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कहाँ पे जाना है, ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो अगर हमें मैक्सिमाइज करनी है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमाइज करना है तो डी बाई टी आर की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि किसी भी फंक्शंस की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बच्चों होता है क्रिटिकल पॉइंट पे होती है। ओके, तो आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डी के क्यू आर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। नो 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 नो, क्या टी के क्यू आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लगाना डिवाइड हो, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर सकते हो, ठीक है, जो भी कांस्टेंट है के क्यू कांस्टेंट है, तो डी आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 डी आर, ये 0 हो गया। अब इसको हमें डिवाइड टू लगा देना है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 होगा, इंटू डी आर का हो जाएगा 1, माइनस करेंगे, फिर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू 3/2, हाँ आर को छोड़ के, आर की वैल्यू छोड़ दी, डी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 क्या हो गया 2 डिवाइडेड बाई डी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू डी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी आर इक्वल टू 0। डिवाइडेड बाई बच्चों डिनोमिनेटर जो होता है उसका स्क्वायर भी करना पड़ता है, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर अगर आप 3/2 का स्क्वायर अगर करते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको आप उधर भेज दो 0 की तरफ, तो जैसे 0 पूरा 0 हो जाएगा। ओके, हाँ 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो आपकी टर्म बचा है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, इस टर्म बचा है, माइनस आर हो जाएगा इंटू ये पावर उतर जाएगा 3/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 इंटू यहाँ से निकल के आएगा 0 प्लस 2r इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, ठीक है, ए डिवाइड रूल है, तो ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों को डिवाइड रूल डिफरेंशिएशन आता होगा, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और करना कुछ नहीं, जो वेरिएबल आपकी आ रहा है देख लो। ओके, अब इसमें से कॉमन यहाँ से निकल जाएगा, तो 1/2 यहाँ से कॉमन ले लो, जैसे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर को अगर हमने कॉमन ले लिया, हाफ को कॉमन ले लिया, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 3, ओके, माइनस 3r/2 इंटू 2r इक्वल टू, ये भी 0 बन जाएगा। अब जैसे ये वैल्यू 0 हो जाए तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू आप उधर भेज दो, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे कर दो, ठीक है ठीक है ठीक है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ओके 3/2 माइनस हाफ, ओके ठीक है, तो हाफ हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा ना, 3/2 नहीं बचेगा क्योंकि मल्टीप्लाई होके 1/2, यस ठीक है, तो 0 हो गया, इसको पूरा भेज दिए, माइनस ये हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3r स्क्वायर बच गया 0। ओके, अब देखो इसको मैं चाहूँ तो रफ कर सकता हूँ, चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये जो प्रोसीजर हमने इसको डिफरेंशिएट किया, फिर यहाँ से डिवाइड रूल लिया, और इस डिवाइड रूल के बाद यहाँ आ जाओ,
यहाँ पे पहुंच गए। अब हमें थोड़ा सा और करनी, यानी ये जो रिजल्ट आया है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 0, 2r स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर बाई 2, तो आर की वैल्यू बच्चों आ गया प्लस माइनस ए बाई 2। इसका मतलब है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, या सॉरी मैक्सिमम प्लस ए बाई रूट 2 पे होगा और मिनिमम माइनस ए बाई 2 पे होगा। तो इस तरह की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, दूसरी चीजें कि हम जरा देख लेते हैं अब इसकी ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए, ठीक है ना। अब इसको हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, इसकी वजह से जो ग्राफ की जो फॉर्मेशंस होती हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, हमने क्वेश्चंस में देखा कि आर की वैल्यू अगर हमने 0 रखा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 आ रहा है। ओके, अगर आर की वैल्यू हमने इनफाइनाइट कर देते हैं बच्चों, इनफिनिटी काफी लॉन्ग डिस्टेंस, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपका 0 आएगा। कैसे? आर स्क्वायर को कॉमन लो तो आर की पावर 0 कर देगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 हो जाएगा। जरा ध्यान दो कैसे 0 करेगा, एक आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से बाहर आएगा, आर से कैंसिल कर देगा, तो किसी भी इन्फिनिटी नीचे इनफाइनाइट हो जाएगा, ऊपर 0 रियल नंबर हो जाएगा। तो इनफाइनाइट से किसी भी इन्फिनिटी से रियल नंबर को डिवाइड करते हैं आपका 0 मिलता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ 0 आ गया। अब हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये आपका आर का डिस्टेंस का है, ठीक है। तो 0 पे यानी मैक्सिमम कहाँ पे होगा, हमने मान लिया कि मैक्सिमम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल टू ए बाई रूट 2। तो अगर हमें इस डायरेक्शन में अगर बच्चों का पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो इस डायरेक्शन में हमें क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव, क्योंकि वेक्टर्स क्वांटिटी। अगर आप एक डायरेक्शन में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हो तो दूसरे डायरेक्शन में निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मानना पड़ेगा। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें 0 पे 0 है, मैक्सिमाइज होता है, फिर जाके 0 हो जाती है। तो ग्राफ हमें बच्चों ऐसे, इसको टच नहीं करना है। टच इसलिए नहीं करना है क्योंकि इन्फिनिटी पे 0 होते हैं, इसके पैरेलल आप दिखाओ, ठीक है। तो हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। किसी किसी बुक में आपको मिलेगा कि ग्राफ ऊपर से दिखा दिया, तो ठीक है, ऊपर क्यों नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव है तो आपकी फील्ड की वैल्यू नेगेटिव नीचे से दिखाओ। तो x की वैल्यू हो गया -1 बाई माइनस ए बाई रूट 2। तो किसी किसी बुक में आपको मिल जाएगा इसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया, तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड दिखा देती है नो डायरेक्शन के साथ, क्योंकि ना अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हो तो नेगेटिव डायरेक्शन से आपको नेगेटिव मानने पड़ेंगे। तो जब नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 से ऊपर नहीं आएगा, तो नीचे की ओर आएगा, इसलिए ग्राफ आपका नीचे से जाएगा। थोड़ा सही से बनेगा बच्चों, ठीक है। तो मैक्सिमम हमें मान लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो x की वैल्यू क्या है -a/। तो इस तरह से एक्सिस की वजह से, सर्कुलरिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वेरिएशंस होती, आप सबने देख लिया होगा, ठीक है। तो अब जो रह गया थोड़ा सा कि इलेक्ट्रिक दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को अगर प्रोजेक्टेड करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर्स आती है, ठीक है ना, जरा उसकी वजह से हम देख लेंगे, ठीक है। तो अभी आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम चाहे मिनिमम प्लस ए बाई रूट 2 से माइनस ए बाई रूट 2 पे है, ये आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा और ये आपका मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को डिस्कस करते हैं। अगला है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे अगर दो कंटिन्यूअस चार्ज प्लेट, क्वेश्चन है कि हमारे पास दो, एक प्लस चार्ज प्लेट है, दूसरा माइनस चार्ज प्लेट, सॉरी माइनस चार्ज प्लेट, ठीक है। अब इसकी जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके बीच में आएगा, ओके। अब यहाँ से क्या किया गया है, एक इलेक्ट्रॉन्स को प्रोजेक्टेड किया गया जिसकी वेलोसिटी नीचे कितना है v नॉट, यानी कि इस पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कहीं पॉइंट से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से फेंका गया है, इसकी मास है, वेलोसिटी v नॉट है। तो बच्चों ध्यान दो कि इसकी पाथ कैसे बनेगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसका पाथ कैसे बनेगा। पाथ बनेगा
क्योंकि निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव वाला रिपेल करेगा, पॉजिटिव वाला इसको खींचेगा। तो जैसे इस रीजन से अपनी रफ्तार जाएगा तो इसकी ग्राफ ऐसे डिफीट करेगा, इसको बोलो कि पोजीशन चेंज कर जाना, ये आपको ऐसे डिफीट करेगा। तो हमारे पास इतनी वैल्यू इसकी वाई की ओर चेंज कर गया, ठीक है ना, वाई की ओर चेंज किया। तो अब जैसे हमने चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों प्रोजेक्टेड किया है, तो क्या बन प्रोजेक्टाइल, याद करो प्रोजेक्टाइल के अंदर, बट वहां पे लेकिन ध्यान रखना ये जो प्लेट है एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है, एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है, यहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि आप ग्रेविटी लगा तो ग्रेविटी की वजह से मास होता है चार्ज के पास, ये भी अपना फोर्स लगा देगा नीचे। तो हम पहले केसेस में ले लेते हैं कि ग्रेविटी क्या है, फ्री। अब है इसकी दो ऑप्शन हो गया, इसको हमने मान लिया एक्स एक्सिस के लॉ और ये ऊपर जाके हमने मान लिया वाई एक्सिस के लॉ। ओके, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोशंस अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग आपके पास क्या बन गया एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है यू एक्स क्या है, वी नॉट है, फाइनल चलता रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इसके अलोंग एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। अब हमें वाई के अलोंग बात करते हैं, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। जब मोशन से अलोंग वाई एक्सिस की बात आती है तो यहाँ पे देखो वाई एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, क्योंकि हमने ऊपर वर्टिकली प्रोजेक्टेड नहीं किया, हमने तो प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को हॉरिजॉन्टली की थी। तो वाई एक्सिस के अलोंग आपकी वेलोसिटी इनिशियल नहीं होगा, लेकिन वी वाई होगा, ठीक है ना, ये हमें निकालना है। तो अब जितना देर में टाइम, जरा टाइम को जैसे कैसे निकालें, जितना देर में वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ चलेगा उतना ही देर में हाइट यहाँ से यहाँ किलोमीटर जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये जो है डिस्टेंस को हम यहाँ से यहाँ मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ओके, तो x बराबर होगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर अलोंग एक्स के अलोंग। तो x बराबर यू एक्स की वैल्यू है वी नॉट टी प्लस हाफ जीरो इंटू टी स्क्वायर। तो जो पार्टिकल की वी नॉट इंटू कितना आ गया टी, यानी यहाँ पर टाइम मिलेगा x अपॉन वी नॉट। ओके, तो जरा सा वी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मोशन अलोंग वाई। ओके, मोशंस अलोंग वाई एक्सिस, तो वी वाई की वैल्यू होगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। नो 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 नो, क्या लिखा दिया भाई, ये तो होता है वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ओके, इनिशियली जीरो है, अब रह गया ए वाई इंटू टी। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो देखो इस पे चार्ज ऊपर है तो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, वो कौन सी फोर्सेस है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ने वाई के लॉन्ग लगा दिया क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई इंटू ई, और फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ई इंटू हो गया ई, तो ए वाई की वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन मास। तो ए आपकी ए वाई एक्सेलरेशन मिल गया वाई के लॉन्ग, यहाँ लिख सकते हो ई वाई इक्वल टू ए वाई की वैल्यू ई वाई एम इंटू टी, और टाइम तो सेम लगता है क्योंकि जितना देर में पार्टिकल यहाँ से इतना जाएगा नीचे से वहाँ ऊपर चला जाएगा, राइट। ओके, तो ई अपॉन एम टाइम एक्स अपॉन क्या हो गया पी नॉट। तो हमारे पास डी वाई की वेलोसिटी ई अपॉन एम इंटू एक्स नॉट बाई पी आर। ओके, अब इसी में हम लोग कैलकुलेट हो वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, y इक्वल टू y की वैल्यू है, ओके, यू वाई आपका जीरो है तो y के लॉन्ग था नहीं, हाफ y की वैल्यू हमने निकाल लिया e अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू हो गया हाफ e बाई m, और t की वैल्यू x बाई पी नॉट स्क्वायर, ठीक है। इतनी आपकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं वर्टिकल स्पेस में। लेकिन अगर हमें पता पूछ दिया बच्चों कि ये थीटा कितना चलेगा, ठीक है ना, ये थीटा जो वेलोसिटी निकल रही है पार्टिकल ये किस एंगल से बाहर प्रोजेक्टेड होगी। तो अगर हमें थीटा निकालना है, जरा देखो, अगर कोई वेलोसिटी की पार्टिकल अगर ऐसे प्रोजेक्टेड होता है, ये वी एक्स है ये वी वाई है, ये थीटा होता है, तो याद करो प्रोजेक्टाइल का
तो वी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ओके, तो अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो वी वाई अपॉन पी एक्स, तो आप वी वाई की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो हाँ, तो वी वाई अपॉन पी एक्स, टेन थीटा वी वाई ई कैपिटल ई बाई एम पी इंटू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई पी एक्स की वैल्यू, अच्छा सॉरी वी नॉट था ये, उस टाइम से वेलोसिटी दिया हुआ था, पी एक्स की वैल्यू हो जाएगा पी नॉट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम वी नॉट, तो टेन थीटा की वैल्यू होगा ई बाई एम पी नॉट स्क्वायर इंटू एक्स नॉट, तो थीटा की वैल्यू हो गया टेन इनवर्स ई एक्स नॉट बाई एन वी नॉट का स्क्वायर, तो ये आपकी एंगल आपको मिल जाती है। कभी कभी दो तीन चार पार्टिकल को फेंकते हैं और ये नॉट बाई डिस्कस कर देते हैं, इस पे थोड़ा सा और मैं क्वेश्चंस, इस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा और को कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस होगी, इस पे हम और आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में होते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ओके।